नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तारा गुरुकुल पर। साथियों, आज हम ICAI सीए फाउंडेशन जो कि 5 सितंबर 2026 में बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का एग्जाम होने जा रहा है, उससे रिलेटेड फास्ट ट्रैक एक इस सब्जेक्ट्स को हम स्टडी करेंगे। साथ ही हम बड़े तरीके से और क्विकली एक रिवीजन फॉर्म में इसकी तैयारी को स्ट्रोंग बनाएंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में मार्क्स को गेन कर सकें और ज्यादा से ज्यादा सिक्योर कर सकें हम अपने मार्क्स को। आइए दोस्तों, बिना देरी के साथ शुरुआत करते हैं हमारा बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट, जिसका एग्जाम 5 सितंबर को होने जा रहा है, जो कि 2 से 5 बजे के बीच में रहेगा। एग्जाम पेपर नंबर 2 विच इज सब्जेक्टिव इन नेचर। आइए बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं और क्विक रिवीजन के साथ हम पूरे सब्जेक्ट्स के चैप्टर को एनालाइज करते हैं। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर रहेगा दोस्तों, जिसमें हम लॉ की कुछ बातें तैयार करेंगे, जिसमें हम समझेंगे लॉ क्या है। फिर हम समझेंगे बिजनेस लॉ में कहाँ कहाँ लॉ का यूज है, किस तरह से चीजें होती हैं। तो वो आइए धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। ये दोस्तों, हमने सारा जो कंटेंट उठाया है वो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल जो ICAI ने रिलीज किया है, उसी के बेस पर ये सारा मॉड्यूल का जो है मटेरियल हमने उठाया है, ताकि हम कोई भी चीज स्किप ना करें और एग्जाम ओरिएंटेड हम उसको जो है बेहतर करने का प्रयास करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सके। तो आइए दोस्तों, समझते हैं लो क्या है। तो लो को दोस्तों कैसे समझते हैं? लो एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है सिविलाइज सोसाइटी के अंदर, जिसमें रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं फॉर कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट। क्या इंश्योर करता है दोस्तों? लो लो डिसिप्लिन को इंश्योर करता है, लो जस्टिस को इंश्योर करता है, लो जो है सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, साथ में जो है राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। तो आपसे सब्जेक्टिवली ये भी पूछा जाता है कि लो क्या है। तो लो क्या है दोस्तों? लो एक एसेंशियल पार्ट है एवरी सिविलाइज सोसाइटी में, जो इंश्योर करता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रोवाइड करता है, ताकि बहुत सारी चीजें इंश्योर हो सके। क्या चीजें इंश्योर हो सके? डिसिप्लिन इंश्योर हो सके, जस्टिस इंश्योर हो सके, सिक्योरिटी इंश्योर हो सके, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इंश्योर हो सके। तो दोस्तों, लो फॉर अ जस्ट एंड ऑर्डरली सोसाइटी इज कॉल्ड अ लो। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्टेब्लिश करता है अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉ। दोस्तों मार्क करते चलिएगा, ये कुछ ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं जो आपको जो है एग्जाम में क्विक रिवीजन में बड़ा ही काम आएंगी। लॉ क्या है? एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी सिविलाइज्ड सोसाइटी, जिसमें रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट, जो इंश्योर करते हैं क्या? डिसिप्लिन, जस्टिस, सिक्योरिटी और राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो लॉ क्या है दोस्तों? फॉर जस्ट एंड ऑर्डरली सोसाइटी इज कॉल्ड अ लॉ। लॉ के अंदर दोस्तों एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब एक जो लॉफुल जो चीजें होती हैं, वो एक फ्रेमवर्क और एक ढांचे के रूप में आपको प्रस्तुत करके दी जाती हैं, जिसमें एक यूनिफॉर्म सिस्टम होता है। यूनिफॉर्म सिस्टम यानी कंसिस्टेंट सिस्टम होता है लॉ का, जो गवर्न करता है बिहेवियर ऑफ पीपल्स। मार्क कीजिए, बिहेवियर। लॉ खाली जो है रूल्स रेगुलेशन नहीं होता। लॉ में जो रूल्स रेगुलेशन तैयार किए जाते हैं, जो नॉर्म्स बनाए जाते हैं, जो कि फॉलो करने होते हैं, वो बेस्ड होते हैं पीपल्स के बिहेवियर पर, ऑर्गेनाइजेशंस के बिहेवियर पर, सोशल ऑर्डर की सोसाइटीज में जो मेंटेनेंस है, चीजें हैं, उस पर। इवॉल्व्स डिस्प्यूट्स, प्रोटेक्ट्स पब्लिक इंटरेस्ट एंड प्रमोट फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। मार्क कीजिए, पब्लिक का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, डिस्प्यूट्स रिजोल्व करते हैं, सोशल ऑर्डर सोसाइटी में मेंटेन करते हैं, बिहेवियर ऑफ द पीपल से डिपेंड होते हैं, और फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं। दैट इज कॉल्ड लॉ। मैं आगे आगे समझाऊंगा आपको कि ये इन वर्डों का क्या इंपॉर्टेंस है, या मैं यहीं पर बता देता हूं। जैसे इसमें लिखा है डिस्प्यूट करते हैं रिजोल्व को। तो लो जब बनता है दोस्तों, लो एक डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए ही बनाया जाता है। कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसके लिए लो बनाया जाता है। दूसरा, पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है। यानी दोस्तों, जो भी हमारे जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, पब्लिक इंटरेस्ट में फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या करते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट में चीजों को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ऐसे ही फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, जैसे भी हम कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, जो भी बिजनेसेस करेंगे, जैसे पार्टनरशिप एक्ट हमने किया तो हम पार्टनरशिप लॉ पढ़ेंगे। तो फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे, तो जब भी हम सेल करेंगे कुछ कंडीशंस, वारंटीज,
सेफ्टी कंडीशंस, ये सब चीजें पढ़ेंगे तो यानी फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ लॉ। उसके बाद बिजनेस वर्ल्ड में लॉ क्या हेल्प करता है दोस्तों, कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। तो लॉ हमारे लिए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करने के लिए जो है हेल्प करता है। जैसे कंपनीज एक्ट है, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसे देता हूं, जैसे यहाँ पर है प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने दिया है, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग एडवाइजिंग अ कंपनी रिगार्डिंग द फाइलिंग ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर द कंपनीज एक्ट इज अप्लाइंग नॉलेज ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस। यानी कि जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपने क्लाइंट को बोलता है जी आपकी ड्यू डेट आ गई है, आपको एनुअल फाइनल जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आरओसी में फाइल करना है। तो यानी कि उसका मतलब क्या है दोस्तों, उसका मतलब है हम कंप्लाई कर रहे हैं किससे, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन से, यानी स्टैट्यूटरी एम्प्लायंस से वो हम जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कंप्लायंस कर रहे हैं। तो यानी कि ये हमारा एक फेयर हेल्प करता है बिजनेस वर्ल्ड में। फिर दूसरा, प्रिवेंट करता है लीगल डिस्प्यूट्स और पेनल्टीज। तो जो भी लीगल डिस्प्यूट होते हैं, जो पेनल्टीज होती हैं, उससे हमें बचाता है। दूसरा, राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस में जो भी राइट्स होते हैं, जैसे आप पार्टनरशिप एक्ट है तो उसमें डिसीज पार्टनर का क्या राइट है, या फिर जो आप सेल्स ऑफ गुड्स में बायर का क्या राइट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो राइट्स होती हैं, बिजनेस होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं बिजनेसेस में, इन सबको प्रोटेक्ट करता है। ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस भी स्टेक होल्डर्स में बढ़ाता है। अब स्टेक होल्डर क्या होते हैं दोस्तों, स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो हमारे बिजनेस में अफेक्ट करते हैं। जैसे शेयर होल्डर भी हमारे स्टेक होल्डर हैं। कंपनीज के केस में जैसे हम ले लेते हैं, शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर हैं, वेंडर्स भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे बैंकर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट जो हमसे टैक्सेस लेती है वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स है। तो कहने का मतलब है कि स्टेक होल्डर्स को भी कॉन्फिडेंस आता है जब हम लॉफुली काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया में देखें दोस्तों, एक रिलायंस कंपनी है, कितने एथाइकल चीजों से प्रैक्टिसेस करके वो चीजें आगे लाती है। एक टाटा कंपनी है जो कि एथाइकल और प्रोफेशनली जो है अपने बिजनेस को रन करती है, और आज की डेट में जो है काफी ट्रांसपेरेंसी के साथ काफी चीजों का इंश्योर करते हुए, लो को इंश्योर करते हुए, बहुत सा मल्टीपल तरह के लो को इंश्योर करते हुए वो एक कॉन्फिडेंस स्टेक होल्डर्स के बीच में प्रस्तुत करते हैं। फाइनली आता है सपोर्ट सस्टेनेबल एंड एथाइकल बिजनेस ऑपरेशंस। तो सस्टेनेबल और एथाइकल बिजनेस ऑपरेशंस को सपोर्ट भी लो करता है। तो लो की एक बिजनेस वर्ल्ड में आपको हमने इंपॉर्टेंस बताई। नाउ समझते हैं कि इवोल्यूशन लो कैसे लो जनरेट हुआ। एंशियंट एंशियंट में सिविलाइजेशन में कोड ऑफ हम्बुराबी था। हम्मुराबी एक ऐसा कानून था जिसमें पत्थर की जो मूर्तियां थी, उसमें जो ये हम्मुराबी है, किंग हम्मुराबी ने डेवलप किया था लो। तो उस टाइम ये लो हुआ करते थे, इज ऑफ अ बेबीलोन अराउंड 1792 और 1758 में ये हम्मुराबी किंग हुआ करते थे। उन्होंने जो है ये लो डेवलप किए थे 1792 से 1798 बीसी के अंदर। इसमें क्या था दोस्तों, जो भी ये पत्थर के जो पिलर्स होते थे, उस पर कानून लिख दिया जाता था और लोग उस कानून को फॉलो किया करते थे। तो इस तरह से पहले इवेल्यूशन जो है, ट्रेड जो कस्टमरी जो चीजें हैं जो चली आ रही थी, उस तरह से ये सारी चीजें जो है लॉ की फॉर्म में आने लगी। लॉ क्या है, अगर आप जैसे दोस्तों एलएलबी एलएलएम की पढ़ाई करेंगे तो वहां भी बहुत सारी चीजें, लॉ कैसे बना, लॉ बनता है दोस्तों। पहले क्या हुआ करता था, पहले लोग जो है एक नियम बना दिया करते थे, उस नियम पर लोगों को चलना होता था, दैट इज कॉल्ड अ लॉ। जैसे यहाँ पर भी अब बताया गया है, हामुराबी के केस में जो है दोस्तों, ये जो कोड्स बनाए गए थे, ये एक पहले पत्थर में आकार नुमा कुछ शेप्स देकर, कुछ चीजों को दिखाकर, कुछ चीजों को हाथ से जो है उसको अपडेट करके वो पत्थरों पर एक कानून बना दिया करते थे। तो वो कानून ही आज उस टाइम जो है चला करता था, और वो लोग मानते भी थे। तो यहाँ पर लिखा भी है, ऑन अ स्टोन पिलर सो दैट पीपल कुड अंडरस्टैंड द लॉ एप्लीकेबल टू देम। तो स्ट्रॉन्ग पिलर पर लिख दिया जाता था, जो जो लॉ पब्लिक पर लगना है, पब्लिक उसको इजीली अंडरस्टैंड करती थी। तो ऐसे रोम्स के टाइम पे, एंशियंट रोम में एक 12 टेबल नाम का लॉ हुआ करता था दोस्तों। 12 टेबल नाम का जो लॉ होता था, वो 450 बीसी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट रिटन लीगल सिस्टम था, डिजाइन टू प्रोटेक्ट सिटीजंस राइट्स एंड इंश्योर जस्टिस। तो इस पर क्या होता था दोस्तों, 12 तरह की जो आपकी तांबे की पत्तियां हुआ करती थी, तो 12 तरह की 12 टेबल्स इसका नाम इसलिए पड़ा, इसमें 12 तरह की तांबे की जो है प्लेट सिस्टम सा हुआ करता था। उसमें मेंशन करके, उसमें जो है अपडेट करके, उसमें कारीगरी करके वो 12 सिस्टम्स की चीजों को जो है लो की तरह फॉर्म में बनाया जाता था, और 12 तरह के लो हुआ करते थे, तो उसी तरह से वो सिस्टम चलता था। तो एंशियंट का जो है रोम का एक 12 टेबल नाम के लो से संबोधित कर किया जाता था। तो ये इवोल्यूशन था। तो आप जैसे जगह जगह और भी चीजें पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंट तरह की चीजें
होती थी। अब लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है आइए समझते हैं। देखिए सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए लॉ इंपॉर्टेंट है, फेयरनेस और जस्टिस के लिए लॉ इंपॉर्टेंट है, राइट्स और लिबर्टी के लिए लॉ इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी लॉ इंपॉर्टेंट है, और बिजनेस और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी दोस्तों लॉ इंपॉर्टेंट। तो लॉ की इंपॉर्टेंस आज की डेट में हर तरह से है। अब देखें कि जी लोग कितने तरह का है। तो टुडे इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लीगल सिस्टम इन द वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ। देखिए पहले क्या हुआ करता था, जब एंशियंट टाइम हुआ करता था, जब लॉ का इवोल्यूशन हुआ था, तब एक या दो तरह के लॉ हुआ करते थे और राजा महाराजा उन लॉ को बनाते थे। कहीं जैसे हमने बताया कि स्टोन पिलर्स पर उन्होंने कुछ कलाकारी कर दी या कुछ भी अपडेशंस कर दिया, कुछ भी लिखवा दिया और वही लोग फॉलो करते थे। बट ऐसा आज की डेट में नहीं है। अगर आज की डेट में इंडिया की तरफ अगर आप देखेंगे तो बहुत वैरायटी ऑफ लॉज हैं। हर तरह से चीजों को जो है सिस्टमेटिक वे में करने की कोशिश इंडिया में की गई है। तो पिछले 100 150 200 सालों के अंदर जो इम्प्रूवमेंट चीजें हुई हैं लॉ के अंदर, वो शायद ही जो है किसी डेवलपिंग कंट्री में और जगह नहीं हुई है जितनी इंडिया में हुई है। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। तो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि काफी चीजों में हमारी हेल्प करता है कि कैसे कैसे हमें जस्टिस मिलेगा, कैसे कैसे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो बहुत सारी चीजें आर्टिकल्स की फॉर्म में दी हैं। ऐसे ही होता है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ के साथ आ जाता है स्टैट्यूटरी लॉ। तो स्टैट्यूटरी लॉ क्या होता है, जो किसी स्टैट्यूट से गवर्न होते हैं। जैसे कंपनीज को चलाने के लिए स्टैट्यूट है कंपनीज, तो कंपनीज को चलाने के लिए एक स्टैट्यूट बनाया, स्टैट्यूटरी लॉ बनाया गया कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट 1956। ऐसे पार्टनरशिप को रन करने के लिए एक स्टैट्यूटरी लॉ बनाया गया, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप एक्ट। ऐसे ही सेल्स ऑफ गुड्स को गवर्न करने के लिए या माल की खरीद बेच के लिए बनाया गया सेल्स ऑफ गुड्स है। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लोगों ने बनाया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो बहुत सारे लॉ जो है वो स्टैट्यूटरी लॉ की फॉर्म में है, जो किसी स्टैट्यूट से गवर्न करते हैं, यानी जो किसी कानून के द्वारा एक स्थापित किए गए हैं, स्टैट्यूटरी लॉ है। ऐसे ही आता है जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं दोस्तों, जितने भी कोर्ट्स के जजमेंट्स होते हैं, अनाउंसमेंट्स होती हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, उनके ओपिनियंस होते हैं, वो सारे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स में आते हैं। यानी कोर्ट ऑर्डर्स है या कोर्ट ने किसी केस में ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर का जो है अप्लाई करके हम जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स को या प्रेसिडेंट्स को पास करके हम आगे जो है कहीं ना कहीं उसको किसी दूसरे केस में या दूसरे ओपिनियन में अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड जुडिशियस जुडिशियल प्रीसिडेंट्स। एक होता है दोस्तों कस्टमरी प्रैक्टिसेस। बहुत टाइम से इंडिया में कस्टमरी प्रैक्टिसेस भी चलती हैं। जैसे विवाह प्रथा जो चलती है, विवाह प्रथा कहीं डिफाइन नहीं है, लेकिन जैसे चली आ रही हिंदू समाज में विवाह प्रथा एक प्रैक्टिस चला आ रहा है, कस्टमरी प्रैक्टिसेस चला रहा है। ऐसे अगर मुस्लिम की तरफ आप देखें, मुस्लिम समाज की तरफ आप देखेंगे तो वहां पर भी क्या है, कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं। मुस्लिम समाज में एक विवाह विवाह करने की जो प्रथा है वो एक डिफरेंट तरीके से की जाती है। सिख समाज में वो प्रथा डिफरेंट, तो वो कस्टमरी प्रैक्टिसेस है, यानी जो कस्टम से चली आ रही है और उनको लोग फॉलो करते आ रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड अ कस्टमरी प्रैक्टिसेस। अब हमें ध्यान क्या रखना है, मैंने एक साइड में दिया भी है की पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसको पढ़ना ना भूलें और एग्जाम में जरूर याद करें। ये हमने एक क्रक्स समरी दी गई है कि जो लॉ होता है वो सेट ऑफ रूल्स होता है, दैट इज मेड बाय द गवर्नमेंट। दूसरा कोड ऑफ कंडक्ट होता है इंडिविजुअल्स का, बिजनेसेस का, गवर्नमेंट्स का, ताकि क्या क्या चीज हमें करनी है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है, दैट इज कॉल्ड लॉ। ये इंश्योर करता है डिसिप्लिन, जस्टिस और सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स को। वेल स्ट्रक्चर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है, वाकई ये वेल स्ट्रक्चर्ड। वेल स्ट्रक्चर्ड हम इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये एक लॉ है और लॉ हमेशा वेल स्ट्रक्चर्ड ही होता है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, लीड्स टू अ सोशल ऑर्डर एंड फेयर बिजनेस एनवायरमेंट्स को। नॉलेज ऑफ लॉ हेल्प प्रोफेशनल ऑल्सो एंश्योर कंप्लायंस एंड अवॉइड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता देता हूँ, अब जैसे हम आगे आगे आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनेंगे, जैसा आपने सीए फाउंडेशन में कोर्स में एनरोल किया है, आगे आगे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने। तो आपको जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन जाएंगे तब आपको बहुत सारे कंप्लायंसेस को, आपको क्लाइंट के कंप्लायंसेस को टेक केयर करना होगा। जैसे ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने या कंपनी सेक्रेटरी बने तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ, जैसे टैक्सेशन है, इनकम टैक्स एक्ट है, जीएसटी है, आज की डेट में कंपनीज एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है,
ठीक है जी। उसके अलावा सेबी की बहुत सारी रेगुलेशंस है, लोड एलओडीआर है, अपना लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है। तो ये बहुत सारी चीजें जब आप वैरायटी में पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे सीए फाइनल तक, तो आपको एक पर्पस समझ आएगा कि जो आज हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो ये समझाना चाह रहे हैं कि देखिए, लो जो है वो एक प्रोफेशनल्स को आना चाहिए, लो की कंप्लायंसेस को टेक केयर करना चाहिए। अगर प्रोफेशनल्स लो को नहीं जानेंगे तो क्लाइंट कैसे लो को जानेगा? तो क्लाइंट तो प्रोफेशनल्स की हेल्प से ही लो को जो है कंप्लाई करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों ये एक समरी दी है हमने, जो हमने इमेज समझाई है उसकी एक समरी है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये बिल्कुल एज इट इज जो है मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में दिया है, ताकि एग्जाम में आप जो है इस चीज को बड़ा ही अच्छे से रिवाइज करें। आ जाते हैं अब लो क्या है। जैसा हमने बताया, लो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और राइट्स ड्यूटीज उसमें डिफाइन होती हैं। साथ में रेमेडीज ये प्रोवाइड करता है कि किसके कानून को किस तरह से वॉयलेट करने पर क्या आपको पेनलाइज किया जाएगा, क्या आपके साथ पेनलाइज होंगे, तो क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होंगे, दैट ऑल अबाउट लो। तो दोस्तों, लो जो है वो रूल्स होते हैं जिसमें राइट्स ड्यूटीज डिफाइन होती हैं, साथ में वॉयलेट करते हो तो पनिशमेंट भी मिलती है। तो लॉ इज इक्वल टू रूल प्लस राइट प्लस ड्यूटीज प्लस पनिशमेंट्स ऑल्सो। और पनिशमेंट्स है दोस्तों, तो रेमेडीज भी आपकी अवेलेबल होंगी, दैट इज कॉल्ड लॉ। तो ये हमने इजी ट्रिक के साथ आपको दिया है। एग्जाम में जब आप बैठें तो 1 डे बिफोर एग्जाम आपको ये क्विक रिवीजन जरूर करना है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मदद मिल जाए कि एक अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से है। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ की। तो मैंने आपको बता दिया है, ये ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करता है। कोई आदमी अभद्रता ना फैलाए, कोई आदमी मिसकंडक्ट ना करे, कोई कोई ह्यूमन जो है वो अपनी मनमर्जी ना चलाए। दैट रेगुलेट करने के लिए जो है, ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव होता है। इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। कोई भी पर्सन अगर किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा है तो उसको एक प्रोटेक्ट दिया जाएगा, एक राइट्स इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है, ताकि कोई भी जो है अपनी मनमर्जी लो के अलावा ना चलाए। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी बिजनेस में भी ये काफी इंपॉर्टेंस होती है इसकी, और ये फायदा भी पहुंचाता है। और जस्टिस इन द सोसाइटी, इंडिया के अंदर अगर कानून नाम की चीज ना हो तो मैं समझता हूं कि कोई भी जस्टिस, कोई भी पर्सन का इंडिविजुअल राइट्स को आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। और वो कहाँ से मिलता है दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, स्टेट्यूटरी लॉ से मिलता है, लीगल जुडिशियल प्रेसिडेंट से मिलता है, कोर्ट के बहुत सारे डिक्री और ओपिनियन से मिलता है, कस्टमरी प्रैक्टिसेस से भी मिलता है। ये हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया। तो दोस्तों, लो क्या है? आपसे कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं। दैट इज कंपलसरी इन नेचर। देखिए दोस्तों, लो इज कंपलसरी इन नेचर है। फेलियर टू कंप्लाई विद लीगल प्रोविजंस में रिजल्ट इन अ सिविल लायबिलिटी, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस, फाइन्स, imprisonment and other legal consequences depending upon the nature of offenses। तो ये मैंडेटरी इन नेचर होता है। अगर इसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो सिविल लाइबिलिटी भी हो सकती है, क्रिमिनल लाइबिलिटी भी हो सकती है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन यानी सजा भी हो सकती है, फाइन्स भी लग सकता है, दोनों भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। Since law are dynamic in nature, mark कीजिए dynamic in nature, they continue to evolve according to changing social and economic condition to meet the need of the society। For example, ये इसका मैं आपको समझा देता हूँ, ये डायनेमिक इन नेचर क्यों है दोस्तों। जैसे आप समझ रहे हैं कि 2017 में हमारे जीएसटी एक्ट आया, उससे पहले वेट सर्विस टैक्स चला करते थे। तो जब सर्विस टैक्स चला करता था तो उसमें बहुत सारे एक्ट थे। तो ये जीएसटी लो लाने का पर्पस क्या था? बहुत सारे टैक्स को हमने, टैक्स कोड्स को, टैक्स जो लो बने हुए थे उनको सब्ज्यूम्स कर दिया, यानी हमने इकट्ठा करके एक एक्ट बना दिया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी एक्ट। तो अब हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं है, कोई सर्विस टैक्स नहीं है, कोई वैट नहीं है। नाउ ये जीएसटी लो बना। तो एक तरह से क्या है कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं, जैसे जैसे नीड्स बढ़ती हैं, जैसे जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होती है, लो अपना डायनामिकली हमें चेंज करना होता है। लो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आइए समझ लेते हैं। लो की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाती है, साथ में अप्लाइज होता है इक्वली टू ऑल, सभी पर एज इट इज अप्लाई होगा, चाहे वो मिनिस्टर है चाहे वो नॉर्मल पर्सन है। तो यानी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लॉ को बनाती है। मैं आगे बताऊंगा कौन बनाता है। जैसे लॉ बनाते हैं
गवर्नमेंट बनाती है, एनेक्ट करती है, और अदर अथॉरिटीज बॉडी बनाती है, पार्लियामेंट्स और स्टैट्यूटरी लेजिस्लेचर्स उनकी अप्रूवल्स भी प्रोवाइड करते हैं। लॉ अप्लाई होता है सभी के ऊपर, चाहे वो छोटा है या बड़ा है या किसी भी कास्ट का है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लॉ इज सेम फॉर एवरी इंडिविजुअल्स, नो वन इज अबव द लॉ। मार्क कर लीजिए। एनफोर्सिबल बाय कोर्ट्स, देखिए एनफोर्सिबल क्या होता है, एनफोर्सिबल मतलब क्या होता है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो लॉ इज एनफोर्स्ड बाय द जुडिशियरी कोर्ट्स। मैं आगे इस नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कोर्ट्स कितनी तरह की हैं और किस तरह से जुडिशियरी हमारा जो है इंडिया में रोल प्ले करते हैं। तो लॉ इज एनफोर्स्ड बाय द जुडिशियरी कोर्ट्स, एंश्योर कंप्लायंसेस एंड सेटल द डिस्प्यूट्स। प्रोटेक्ट करता है लीगल राइट्स को। तो लॉ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हमारे लीगल राइट्स को सेफगार्ड करता है। ये हमारे फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशंस के जो राइट्स हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स कह लीजिए, फंडामेंटल ड्यूटीज कह लीजिए, या स्टैट्यूटरी जगह जगह जो लॉ है उसमें हमारी राइट्स लाइबिलिटीज को टेक केयर करता है, ताकि किसी तरह की परेशानी कोई ऐसा जो है इंश्योर करता है जस्टिस इन द सोसाइटी। इम्पोज करता है ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन, ये मैं बता चुका हूँ। लॉ जो है केवल राइट्स प्रोवाइड नहीं करता, बट इट ऑल्सो प्रोवाइड ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द सिटीजन्स। तो यह आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्या लॉ राइट्स प्रोवाइड करता है? जब भी अभी जगह जगह पढ़ते हैं प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स करता है, नहीं। राइट्स को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ वो ड्यूटीज को और जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सिटीजन्स की, उसको ध्यान रखता है। उसके बाद आता है पनिशमेंट्स। लॉ जो है पनिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, और जब लॉ पनिशमेंट प्रोवाइड करता है दोस्तों, तो साथ में रेमेडीज या फिर जो है आपका बहुत सारी रेमेडीज के तरीके भी वो बताता है। तो पनिशमेंट भी लॉ प्रोवाइड करता है। वॉयलेशन ऑफ लीड्स टू पनिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ, चाहे वो पनिशमेंट फाइन्स की फॉर्म में हो, इम्प्रीजनमेंट की फॉर्म में हो, पेनल्टीज की फॉर्म में हो, एवरी काइंड्स ऑफ पेनल्टीज जो है वो भी हमारी एक पनिशमेंट्स की फॉर्म में ही रहती है। प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं दोस्तों। इफ अ कंपनी फेल्स टू पे जीएसटी, अगर कंपनी फेल हो जाती है जीएसटी पे करने के लिए विद इन अ प्रेस्क्राइब टाइम, द गवर्नमेंट में इम्पोज इंटरेस्ट पेनल्टी एंड इनिशिएट रिकवरी प्रोसीडिंग अंडर द जीएसटी लॉ। कैसे? कंपनी है, कंपनी को 30 तारीख के अंदर, मान लीजिए ड्यू डेट 30 है, 30 के अंदर जीएसटी पे करना है। अगर वो पे नहीं करती है तो जीएसटी डिपार्टमेंट उसको एक नोटिस भेजता है। जब नोटिस भेजता है, साथ में लिख देता है कि क्यों ना मैं आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगा दूं, क्योंकि आप ऑलरेडी डिले कर चुके हैं। तो यानी एक शो कोस नोटिस भेजता है, साथ में रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देता है, और अगर जरूरत पड़ती है तो लीगल एक्शन और प्रोसिक्यूशन तक की नौबत भी आ जाती है। तो इट्स ऑल अबाउट लॉ दोस्तों। इन शॉर्ट अगर बात करें तो लॉ एंश्योर करता है, जैसा मैंने बताया, डिसिप्लिन, जस्टिस, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। किसके लिए? फॉर ऑल। एंड इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी एंड द बिजनेस। तो दैट इज ऑल अबाउट लॉ दोस्तों। आइए, ये मैंने इसको ब्रीफ करके आपके लिए रखा हुआ है, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज सोर्स ऑफ लॉ। लॉ कहां से आया दोस्तों? देखिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन है, जुडिशियल डिसीजंस है, प्रीसीडेंट्स जो मैंने आपको बताया, और कस्टम एंड यूसेज है। तो आइए धीरे धीरे समझ लेते हैं लॉ कहां से। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो एक सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल फॉर्म्स दिए गए हैं, हर आर्टिकल में हर आर्टिकल की एक एक इंपॉर्टेंस है। तो जो सुप्रीम लॉ है वो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चाहे इस देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे इस देश का एक छोटा सा नागरिक हो, हर तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए सेम है। कॉन्स्टिट्यूशन में सभी के लिए राइट्स, प्रिविलेजेस, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सभी तरह से डिफाइन है। तो हर तरह से जो है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि 26 जनवरी 1950 को केम इनटू फोर्स हुआ। इसका बेसिक फ्रेमवर्क जो है वो किस तरह का है दोस्तों? ये जो है, एवरी लॉ एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई भी लॉ बनेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड करके कभी नहीं बन सकता है दोस्तों। अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड करता है या वॉयलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास पावर है दोस्तों, वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा। हमने इस चैनल के अंदर कुछ एलएलबी और एलएलएम से रिलेटेड वीडियोस भी दी हैं दोस्तों, अगर आप चाहें तो उसको भी रेफर कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। और अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट
टू मेक मोर सेंसिबल, मोर इंफॉर्मेटिव न्यूज और वीडियोस और आपको चाहिए तो वो ऑलरेडी हमने एलएलबी एलएलएम एग्जामिनेशन में दे रखी है। स्पेशली हमने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वीडियोस भी हर आर्टिकल की बनाकर रखी हुई हैं, तो आप चाहें तो वहां से भी आप जो है अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन के वॉयलेट करता है या खिलाफ होता है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास पावर है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो डिक्लेयर कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स डिफाइन है, स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर डिसाइड है, फंडामेंटल राइट्स हैं, सिटीजन्स के राइट्स हैं, डायरेक्टिव डीपीएसपी पॉलिसी है दोस्तों, ये सारी चीजें हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दी गई हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर, स्टेट गवर्नमेंट की पावर, राइट्स, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड डीपीएसपी, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की गई हैं। ऐसी स्टैट्यूट लॉज क्या होते हैं दोस्तों, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन इनको करते हैं, अप्रूव करते हैं जब एक लॉ जो है एप्लीकेबल होता है इंडिया में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब जैसे हमने बताया यूनियन लिस्ट भी होती है, कंकरेंट लिस्ट भी होती है, स्टेट लेजिस्लेशन लिस्ट भी होती है। तो जितने कानून यूनियन लिस्ट में है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं, स्टेट लेजिस्लेशन से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट्स बनाते हैं, कंकरेंट में स्टेट और सेंट्रल दोनों तरह से कानून बनाए जाते हैं। तो दोनों तरह की लिस्ट होती है, तो स्टेट की लिस्ट होती है दोस्तों, सेंट्रल की लिस्ट यानी यूनियन लिस्ट होती है दोस्तों। तो यूनियन लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गई और एक होता है कनकरेंट लिस्ट। तो तीन तरह की लिस्ट इंडिया में हमारे यहाँ पर कानून है, तो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनता है। जैसे मैं बहुत सारे स्टैट्यूट लो अभी आपको बता भी चुका हूँ, कंपनीज एक्ट 2013, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जीएसटी एक्ट 2017, आईबीसी 2016, लिमिटेड लाइबिलिटी एलएलपी एक्ट 2008। तो ये सारे बहुत सारे कानून हैं दोस्तों जो स्टैट्यूट्स की फॉर्म में, लेजिस्लेटिव के फॉर्म में हमारे को दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज जुडिशियल डिसीजन और जुडिशियल प्रीसिडेंट्स। तो दोस्तों जुडिशियल डिसीजंस क्या होते हैं, ये दो है हाई कोर्ट जो होती है, हायर कोर्ट्स होती हैं विच इज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये डिलीवर करते हैं टाइम टू टाइम बेसिस। जब कोई जजमेंट आता है कोर्ट का, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, वो एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट या जुडिशियल प्रीसिडेंट्स और जुडिशियल डिसीजन की फॉर्म में डेवलप हो जाता है। तो दीज डिसीजन आर कॉल्ड द प्रीसिडेंट्स। लोअर कोर्ट आर जनरली बाउंड टू फॉलो दीज डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट in the similar case. This principle promote consistency and certainty in the legal system. तो ये डॉक्ट्राइन सपोर्ट करता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेयर डिसीज, यानी का मेक द कंसिस्टेंसी अमंग द डिसीजंस। तो कोर्ट क्या है, अगर मान लीजिए सेशन कोर्ट आपका कोई डिसीजन किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर निगेटिव देती है और वही चीज कोर्ट, हाई कोर्ट जो है दूसरे तरीके से उसको ओपिनियन देने के बाद वो समझती है कि ये डिसीजन तो निगेटिव नहीं है, तो पॉजिटिव होना चाहिए था। तो कहने का मतलब क्या है, जो हायर कोर्ट्स होती हैं वो लोअर कोर्ट्स को डायरेक्शंस देती हैं, डिसीजन देती है कि आप, हमने जो ओपिनियन दिया, हमने जो डिसीजन दिया है वो काफी कॉम्पिटेंट होकर दिया है, तो आप इसको फॉलो करें। दैट इज कॉल्ड जुडिशियल डिसीजन प्रेसिडेंट्स। उसके बाद आ जाता है कस्टम एंड यूसेज। देखिए बहुत सारी लॉन्ग स्टेब्लिश प्रैक्टिसेस सोसाइटी में चली आती हैं दोस्तों। तो जितनी भी लॉन्ग स्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस सोसाइटी के अंदर है, जो कस्टम आपके चले आ रहे हैं, जो रीजनेबल लगते हैं, अगर कोई कस्टम सोसाइटी को अपनाती नहीं है, अगर कभी सोसाइटी किसी कस्टम को अपनाती नहीं है तो वो कस्टम ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। तो जैसे अब विवाह प्रथाएं हैं, आप कोई फंक्शन या त्योहार, जैसे आप केरला में ओणम बनता है दोस्तों, तो ओणम एक फंक्शन है, वो एक सोसाइटी है, यानी उस सोसाइटी उस चीज को एक्सेप्ट करती है। तो बहुत जगह जो है दोस्तों, जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ पर जैसे कावड़ यात्राएं शुरू होती हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि बहुत सिटीज में, बहुत जो है डिस्ट्रिक्ट्स में, स्टेट्स में कावड़ यात्राएं का प्रचलन नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर कावड़ यात्रा का प्रचलन है, कस्टम्स है। तो कुछ कानून हमारे ऐसे हैं जहां पर वो कुछ चीजें इम्प्लाइड होती हैं, तो कस्टमरी यूसेज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये चीजें बनाई जाती है। तो जो लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस है, सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, तो उसमें कस्टम बहुत सारी लीगल रिकॉग्निशंस होती हैं, रीजनेबल सर्टेन कंटिन्यूअस होते हैं, कोई भी कॉन्ट्रेरी नहीं होता किससे, स्टैट्यूटरी या पब्लिक पॉलिसी के अगर अगेंस्ट होता है तो उस कस्टम्स को वैसे भी नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। कमर्शियल कस्टम प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बिजनेस ट्रांजेक्शन, पर्टिकुलरली व्हेन रिटन इन द एग्रीमेंट्स आर साइनेट्स। तो जब बहुत सारी चीजें लिखित में नहीं होती और बिजनेस के लिए हमारी वो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो कहीं ना कहीं कस्टम डिस्कस जो है, कमर्शियल कस्टम्स जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो इम्प्लाइडली प्ले करते हैं दोस्तों। तो बहुत सारी चीजें जैसे ट्रेड कस्टम हम कर रहे हैं, जिसमें डिलीवरी टर्म्स हो गई, पैकेजिंग हो गई, पेमेंट टर्म्स हो गई, ये कहीं डिफाइन नहीं होती है।
अगर डिफाइन नहीं होती है तो भी एक कस्टम माना जाता है कि डिलीवरी हमें टाइम से देनी है, पैकेजिंग हमें प्रॉपर करके देनी है, पेमेंट टर्म्स में हमें 30 डेज का गैप लेना है, क्रेडिट पीरियड लेना है या इंस्टेंट पेमेंट लेना है। तो ये दीज आर मैनी थिंग्स जो कि कस्टम और यूसेज के प्रैक्टिसेस के बेसिस पर चलती हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए दोस्तों, इसको पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। ये एग्जांपल उसी ऊपर से रिलेटेड है जो मैंने आपको एग्जाम्स में याद करने के लिए, आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए रखा हुआ है। तो सोर्स ऑफ लॉ की अगर हम बात करें तो दी सोर्स टुगेदर क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग लीगल फाउंडेशन फॉर जस्टिस, गवर्नेंस एंड बिजनेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम, स्टेट्यूट, जुडिशियल डिसीजन, कस्टम एंड यूसेज, ये चीजें दोस्तों फिर हमने दे रखी है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, लॉ कैसे बनता है दोस्तों, आप समझ लेते हैं उसको एक छोटे से एग्जांपल से। पहले एक ड्राफ्ट बिल फाइनल होता है, एक ड्राफ्ट बिल बनता है जो कि लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाता है। बिल डिस्कस होता है डिटेल में और डिबेट्स होती है बाय द मेंबर, चाहे वो अपोजिशन हो या मेंबर इन फेवर हो। फिर जो डिसीजन डिस्कशंस होने के बाद जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में अप्रूव होता है, और देन उसमें अप्रूव होने के बाद जो है वो बिल पर वोट की जाती है। बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इसमें वोट्स करते हैं, मेंबर्स जो है वोट्स करते हैं लोकसभा राज्यसभा के, और ये बिल फिर चला जाता है प्रेसिडेंट की अप्रूवल के लिए। तो बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज असेंट। उसके बाद ऑफिशियल गजट्स में दोस्तों ये लॉ बनकर जो है पब्लिश किया जाता है आफ्टर असेंट। जब राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट की कंसेंट होने के बाद जब ये हो जाता है, फिर ये ऑफिशियल गजट्स में पब्लिश किया जाता है, एंड फाइनली ये एक्ट बन जाता है। द एक्ट बिकम्स एन एनफोर्सेबल फ्रॉम द डेज स्पेसिफाइड। जैसे केम इनटू फोर्स हम बात करते हैं कि हमारा जो है ये कानून आज से लगना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, समझ लेते हैं दोस्तों। एक जीएसटी बिल बनाया गया, जीएसटी बिल को जो है डिस्कस किया गया, डिबेट किया गया, एग्जामिन किया बोथ हाउसेज ने, लोकसभा ने पास कर दिया, फिर राज्यसभा में पास हो गया, फिर प्रेसिडेंट की कंसेंट इसमें मिली 8 सितंबर 2016 को। फिर ऑफिशियल गजट में ये 8 सितंबर 2016 में पास हुआ, और फाइनली 1 जुलाई 2017 को ये केम इनटू फोर्स हो गया, ताकि ये लॉ जो है बन गया। तो दोस्तों लॉ इसी तरह से जो है बना। लॉ आर मेड नॉट फॉर रूलर्स बट द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेटिक फाउंडेशंस यही है लॉ की दोस्तों। तो आज हमने समझा दोस्तों इस चित्र से कि हमारे यहाँ पर कानून इंडिया में कैसे बनता है। तो बिल होता है, डिस्कशन डिबेट्स होती है, पार्लियामेंट में अप्रूव होता है, पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज में अप्रूव होगा, राज्यसभा और लोकसभा में, फिर फाइनली प्रेसिडेंट की अप्रूवल दी जाएगी, फिर फाइनली जो है पब्लिकेशन होगा ऑफिशियल गजट्स में, और फाइनली लॉ हमारा केम इनटू फोर्स हो जाएगा। तो दोस्तों यही चीज हमने जो है नोटबुक के फॉर्म में आपको यहाँ पर दी गई है, और ये बहुत ज्यादा हद तक जो है इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से भी दोस्तों मेल खाता है, जितना भी हमारा प्रोसेस है। अब बात आ जाती है दोस्तों लो कितने तरह का होता है। अभी तो हमने लो को समझा, बहुत सारी चीजें समझी, लो समझा, सोर्स ऑफ लो समझा। उसके बाद हम समझ लेते हैं कितनी तरह का लो होता है। तो देखिए इंडिया में लीगल सिस्टम ब्रॉडली दो लो जो है, क्रिमिनल लो में डिफाइंड है, सिविल लो में डिफाइंड है, कॉमन लो में डिफाइंड है, और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के फॉर्म में डिफाइंड है। अब दोस्तों क्रिमिनल लॉ क्या होता है, जैसा हम सभी जानते हैं, क्रिमिनल लॉ थोड़ा सा जो है एक सोसाइटी में कोई भी ऑफेंस ऐसा ना हो जो कि काफी काफी हार्मफुल हो सकता है। तो क्रिमिनल लॉ जो है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मर्डर एक क्रिमिनल लॉ है, डकैती एक क्रिमिनल लॉ है। तो यानी कि उन पर हमने जो है क्रिमिनल लॉ तैयार किया है जो कि काफी स्ट्रिक्ट फॉर्म में होता है। जैसे चीटिंग हो गया, थेफ्ट हो गया, रॉबरी हो गया, असोल्ट हो गया, किडनैपिंग हो गया, फ्रॉड, ये सारी चीजों के लिए क्रिमिनल लॉ तैयार किया गया है इंडिया के अंदर, जिसमें इम्प्रिजनमेंट, फाइन दोनों, और इवन जो है फांसी की सजा भी दोस्तों सुनाई जाती है। नेक्स्ट आता है सिविल लॉ। सिविल लॉ में क्या होता है दोस्तों, सिविल लॉ में दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाता है। कोई बिजनेस से लेके कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशंस का डिस्प्यूट हो जाता है। तो ये क्रिमिनल लॉ जैसा नहीं है, क्रिमिनल लॉ तो बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है। वहां पर तो इंडिविजुअल को पनिश किया जाता है क्योंकि उसने सोसाइटी के अगेंस्ट बहुत बड़ा कांड कर दिया है। तो उसने रॉबरी कर दी है, असॉल्ट कर दिया है, किडनैपिंग कर दी, फ्रॉड कर दिया, दैट इज अ बिग थिंग्स। बट सिविल लॉ में ऐसा नहीं होता है। सिविल लॉ में क्या होता है, जब कमर्शियल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, एक प्रॉपर्टीज के दो भाई हैं, दोनों के आपस में लड़ाई हो गई है, तो वो इस तरह के डिस्प्यूट्स जो होंगे, अनलाइक क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ का प्राइम उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, कंपनसेशन दिला देना, आपस में उनका सुलह सलाह करा देना, उनको जो है लीगल राइट्स के थ्रू एनफोर्स करा देना, दैट इज कॉल्ड सिविल लॉ। तो सिविल डिस्प्यूट्स जो होते हैं कॉमनली, जैसे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो गए,
प्रॉपर्टी ओनरशिप से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो गए, मनी की रिकवरी से रिलेटेड दोस्तों डिस्प्यूट्स हो गए, कुछ फैमिली मैटर्स हो गए, तो दैट ऑल आर अबाउट सिविल लॉ दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशंस भी दे रखी हैं, मैंने क्रिमिनल लॉ का एक एग्जांपल भी दे रखा है दोस्तों, आओ समझ लेते हैं। इफ अ पर्सन कमिट थेफ्ट द पुलिस रजिस्टर अ क्रिमिनल केस एंड अक्यूज इज ट्राइज टू बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट। कहने का मतलब, एक पर्सन है जिसने चोरी कर ली, पुलिस उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करता है और फाइनली एक्यूज को क्या करता है, ट्राई करता है कि क्रिमिनल लॉ कोर्ट में जो है उसकी पेशी कराएगा, और जैसा भी कोर्ट उसको सजा देगी उसके अकॉर्डिंग पुलिस कार्रवाई करेगी। सेकंड आता है दोस्तों, इफ अ सप्लायर फेल्स टू डिलीवर गुड्स एज प्रोमिस्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। एक पर्सन है जिसने वादा किया कि मैं आपको टाइम से माल दे दूंगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अब बायर ने क्या किया, मे फाइल अ सिविल सूट सीकिंग कंपनसेशन, उसने नहीं किया। मान के चलो एक सप्लायर है, उसने माल देने का वादा किया, वो फेल हो जाता है। अब बायर के पास क्या ऑप्शन है, तो वो सिविल लॉ में आएगा दोस्तों, वो क्रिमिनल लॉ में नहीं। उसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की, क्रिमिनल मतलब मैंसरिया, गिल्ट माइंड, तो उसने कुछ ऐसा क्रिमिनल लॉ नहीं, क्रिमिनल नहीं एक्टिविटी की, उसने जस्ट माल नहीं दिया। तो माल नहीं दिया तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसकी जो है कंपनसेशन के लिए राइट्स। तो सिविल लॉ अनलाइक क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ क्या करता है, कंपनसेशन दिलाएगा, लीगल राइट्स को एनफोर्स कराएगा जो भी रोंग डूअर्स के बीच में हुआ है, या पनिशमेंट दिलाएगा रोंग डूअर्स को। अब आता है थर्ड हमारा कॉमन लॉ। दोस्तों ये क्या होता है, कॉमन लॉ क्या होता है, लीगल प्रिंसिपल होते हैं डेवलप थ्रू जुडिशियल डिसीजंस ओवर अ टाइम। बहुत टाइम टाइम के बीच में जो है, समय समय पर बहुत सारे कोर्ट्स के क्या होते हैं, लीगल डिसीजंस होते हैं, जुडिशियल डिसीजंस होते हैं। तो उसके बेस पर कॉमन लॉ तैयार होते हैं। कोर्ट रिलाई करता है उन प्रीवियस डिसीजन पर, जब ऐसा ही कुछ सिमिलर केस वो आगे डिसाइड करता है। जैसे क्यों मेंटेन, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, प्रेडिक्टेबिलिटी करने के लिए, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी जैसी चीजों को मेंटेन करने के लिए ऐसा कोर्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेयर्ड डिसीजंस। तो यानी स्टेयर्ड डिसीजंस मतलब उसमें जुडिशियल प्रेसिडेंट्स जो है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स जो है, वो बड़ा देखा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई कोई डिसीजन लेती है, कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स या कोई जुडिशियल डिग्री पास करती है, तो लोअर कोर्ट्स को उसको मानना होता है, टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी, फेयरनेस एंड एवरीथिंग। तो ये चीजों को ध्यान रखते हुए कॉमन लॉ बन जाता है। अब आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यहां से एग्जाम में बहुत बार काफी सारी चीजें पूछी जाती हैं दोस्तों। प्रिंसिपल एक ऐसा है हमारे इंडिया में, नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस क्या होता है दोस्तों, यहां पर फेयरनेस देखी जाती है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस इसको आप बोल सकते हैं, मार्क कर लीजिएगा। नेचुरल जस्टिस रेफर्स टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस फॉलोड व्हाइल मेकिंग जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। ऐसा नहीं है जब भी कोर्ट डिसीजन लेती है, जब भी कोर्ट किसी बात को सुनवाई करती है, तो उसको नेचुरल जस्टिस जो है प्रिंसिपल को ध्यान में रखना है कि कहीं अनफेयर तो किसी के साथ ना हो। इसीलिए बिल्कुल आंखों पर पट्टी बांधकर जो है डिसीजन ना लिया जाए। क्यों दोस्तों, क्योंकि फेयरनेस नहीं होगी डिसीजन में, ट्रांसपेरेंसी डिसीजन में फेयरनेस नहीं होगी, तो सही बंदे को सही राइट्स, सही जो है फेयर जो जस्टिस नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए इस प्रिंसिपल्स को इंश्योर किया जाता है और लिखा भी जाता है कि दीज प्रिंसिपल एंश्योर दैट जस्टिस इज नॉट ओनली डन बट ऑल्सो अपियर्स टू हैव बीन डन। तो ये दिखाई भी देना चाहिए कि जस्टिस हुआ है, जस्टिस खाली नहीं किया ऐसा नहीं, जस्टिस किया है ऐसा नहीं दिखाना, जस्टिस दिखना भी चाहिए कि जस्टिस हुआ है। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल और नेचुरल जस्टिस का नियम है। तो इसमें दोस्तों दो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, नेमो जुडिक्स इन कोसा स्वा। तो नो पर्सन शुड बी जज इन हिज ओन केस। तो ऐसा ना समझे कोई भी पर्सन कि अपनी ही बस अपने से ही ध्यान दे रहा है, अपने ही बारे में सोच रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा है ऑडी अल्ट्रम पैटर्न, एवरी पर्सन मस्ट बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, मार्क कर लीजिएगा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है किसी को आप सजा सुना रहे हैं, किसी पर मॉनेटरी फाइन लगा रहे हैं, या कुछ भी आप कोई भी एक्शन किसी के खिलाफ ले रहे हैं, यू शुड गिव द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट हिज केस बिफोर एनी एडवर्स डिसीजन इज टेकन। तो कुछ भी उसके खिलाफ एडवर्स करने से पहले आप उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दोगे, वो अपनी बात रख सके। दैट इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जस्ट एंड फेयर जो है चीजें होनी चाहिए। तो ये दो प्रिंसिपल्स आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, आप ये मार्क कर लीजिए एंड यू विल हैव टू रिटन इन द एग्जाम वंस आस्क्ड। ओके,
तो जैसे हम बताया, सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी पास इंटरप्रेटेड अ प्रोविजन ऑफ कंपनीज, लोअर कोर्ट शेल जनरली फॉलो द इंटरप्रिटेशन सिमिलर केसेस। ऐसे एक एम्प्लॉय अगर डिसमिस हो जाता है विदाउट बीइंग गिविंग, बिना एक एम्प्लॉय को निकाल दिया जाता है कंपनी के द्वारा, उसको कोई कारण भी नहीं बताया जाता है, तो वो क्या होगा, उसका डिसमिसेबल इनवैलिड होगा, क्योंकि दोस्तों उसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का अभाव है। और अगर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया, जस्ट एंड फेयर तरीके से उसको नहीं निकाला, तो ये भी गलत है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। एनफोर्समेंट क्या होता है, विच कैन गो इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। तो जिस वही लॉ एनफोर्सेबल होंगे जो कोर्ट में जाने लायक है। तो मेयर एनेक्टिंग, खाली लॉ बनाना सफिशिएंट नहीं है दोस्तों, एवरीवन मस्ट बी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड एंड एनफोर्स्ड। Responsibility of the enforcement lies with the executive branch of the government through various ministry, department, regulatory authority, and administrative agencies. Different law enforced by the different ministries depending upon their subject matter. मैं आगे बताऊंगा कि different ministry different तरह के law बनाती है और different subject matter पर बनाती है, इसीलिए जो है different types के powers लोगों के पास होती है। Officers working under these ministry ensure compliance, investigate violence and impose the penalty prosecutions. For example, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझिए। इनकम टैक्स एनफोर्स्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थ्रू सीबीडीटी एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो इनकम टैक्स एक्ट है दोस्तों, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने तैयार किया, एनेक्ट किया। ठीक है। अब सीबीडीटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कि उसके सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स हैं, वो इंश्योर करते हैं कहीं पेनल्टी लगानी या नहीं लगानी, कोई वोलेशन हुआ है या नहीं हुआ, या किसी तरह का कोई कलेक्शन चोरी तो नहीं हुआ, कोई टैक्स चोरी तो नहीं हुआ। ये सारी चीजें कौन टेक केयर करता है, उनके सबऑर्डिनेट्स। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सीबीडीटी टेक केयर करेगा। सीबीडीटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, वो एनफोर्समेंट करेगा इनकम टैक्स को, और फाइनली जो है टैक्स की कलेक्शन करेगा, इंटरेस्ट पेनल्टी प्रोसिक्यूशन करेगा, अगर उसको लगता है कि ये चीजें गलत हो रही हैं और फेयर तरीके से जो है लॉ को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो फिर वो एनफोर्समेंट ऑफ लॉ की डेफिनेशन में आ जाएगा। यही सारी चीजें दोस्तों मैंने इसमें दे रखी हैं। दो तरह के प्रिंसिपल आपको जरूर याद रखने हैं, नेमो जुडिक्स इन कोसा सुआ एंड ओडी अल्ट्रम पर्ट। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना है, जहां पर आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जस्ट एंड फेयर तरीके से देनी है, और नो पर्सन शुड बी जज इन हिज ओन केस। ऐसा ना समझे कि मेरा केस है और इस तरह से तो यानी फेयर तरीके से चीजों का, कानून का जो है पालन होना चाहिए। नाउ द पॉइंट इज मेजर रेगुलेटरी बॉडीज। तो देखिए दोस्तों, हमारी इंडिया में जो प्रैक्टिकल आज की डेट में बॉडीज है वो समझा देता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में मैं बता दूं, फिस्कल पॉलिसी बनाना, यूनियन बजट बनाना, टैक्सेशन सुपरवाइज करना, पब्लिक एक्सपेंडिचर देखना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट और पब्लिक फाइनेंसिस को देखना, किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट है, पब्लिक एंटरप्राइज, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आते हैं। नाउ द सेकंड रेगुलेटरी बॉडी इज एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जितना भी कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट या इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड, ये सारा मैनेजमेंट कंपनी से रिलेटेड हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करती है। चाहे उनके इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड हो, चाहे मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, कंप्लायंस से रिलेटेड हो, गवर्नेंस से रिलेटेड हो, या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, वो सारा आरओसी टेक केयर करता है। उसके बाद आता है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हमारे जैसे कानून नहीं बनाता, जैसे हम पढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स क्या करेगा, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर का मैनेजमेंट, सिटीजनशिप, डिजास्टर मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, दीज फंक्शंस हैज बीन टेकन केयर थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो बहुत सारी चीजें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट बॉडी आती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये लॉ और जस्टिस का काम करती है दोस्तों। ये एक रेस्पॉन्सिबल होते हैं कोई भी ड्राफ्ट बिल बनाना, ड्राफ्ट लेजिस्लेशन बनाना, लीगल एडवाइजेस देना गवर्नमेंट्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस को ध्यान रखना, लीगल अफेयर्स को टेक केयर करना। ये सारा पावर जो है, ये सारा जो चीजें है टेक केयर करने की, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आती है दोस्तों। नेक्स्ट बॉडी है दोस्तों सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई बार सीए एग्जाम में ये पूछा जाता है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सेबी।
तो सेबी की फुल फॉर्म में बहुत बच्चे क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं। आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, सिक्योरिटीज एंड A&D एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नहीं है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, इसको मार्क कर लीजिएगा। तो सेबी क्या है दोस्तों, इंडिया में जितना भी सिक्योरिटीज, कैपिटल मार्केट, IPO, इन्वेस्टर, रेगुलेटर, सिक्योरिटी, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, लिस्टेड कंपनीज, मर्चेंट बैंकर, ब्रोकर, अदर मार्केट इंटरमीडिएट्स, ये सारी चीजें हैंडल करते हैं सेबी। तो सेबी बेसिकली आप देखें तो जो भी कैपिटल और सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, जितना भी फाइनेंस मार्केट है, देखा जाए तो जितना भी IPO लिस्ट होते हैं, जितने भी सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर ऑप्शंस होती है, ये सारा टेक केयर सेबी करता है दोस्तों। नेक्स्ट रेगुलेटरी बॉडी है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बैंकों का बैंक है, यानी बैंकर टू द बैंक, यानी बैंकर्स बैंक भी इसको बोलते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि बैंकिंग सिस्टम को ध्यान रखता है, बैंकिंग सिस्टम्स को मॉनिटरिंग करता है, मॉनेटरी पॉलिसीज को देखता है, सुपरवाइज करता है पेमेंट सिस्टम्स को, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को ध्यान में रखता है, एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो बहुत सारी चीजें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों करता है। नेक्स्ट रेगुलेटरी बॉडी है दोस्तों इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया दोस्तों क्या काम करता है यहाँ पर इंडिया में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया दोस्तों एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को ट्रेंड करते हैं, रेगुलेट करते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज को जो है रेगुलेट करते हैं, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, ये आप आगे CA फाइनल में पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी आपके रिकॉर्ड्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज हैं। इंसॉल्वेंसी की जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं, उनकी रिकवरीज हैं, वो सारी चीजें जो है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है टेक केयर करता है इंडिया के अंदर दोस्तों। तो ये था मेजर रेगुलेटरी बॉडीज, जो कि मैंने इसमें फॉर्मेट में आपको दिया भी है कि क्या क्या चीजें हमारी जो है चीजें टेक केयर होती है, किस किस मिनिस्ट्री के अंदर, किस किस बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडी के अंदर जो है ये सारी चीजें टेक केयर होती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है वो भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। अभी आप CA फाउंडेशन में जैसे जैसे आप इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पे आएंगे तो यू नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट द कोर्ट्स, क्योंकि कोर्ट में आपको जाके बहुत सारी चीजें टेक केयर करनी पड़ती हैं, क्लाइंट को आपको टेक्निकल चीजों का भी ओवरव्यू देना होता है। तो आइए समझते हैं इंडियन सिस्टम में जो इंडिया जुडिशियल सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखिए दोस्तों, इंडिया के पास जो है एक हायरार्कियल जुडिशियल सिस्टम है हमारी इंडिया में, जो कि एक परफेक्ट सिस्टम है, जिसमें हमारा सबसे ऊपर आते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट्स। यानी सुप्रीम कोर्ट्स क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट्स इज ऑल्सो नोन एज एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी सबसे सुपीरियर कोर्ट अगर कोई है वो है सुप्रीम कोर्ट। फिर उनके नीचे आते हैं दोस्तों हाई कोर्ट्स, फिर उनके नीचे आती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फिर फाइनली आती है सबऑर्डिनेट या मेट्रोपॉलिटन सिटी कोर्ट्स। तो ये सारी कोर्ट्स आती हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ हायरार्की ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, मेट्रोपॉलिटन और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है मैं समझा देता हूं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट जुडिशियली अथॉरिटी इन इंडिया है, जिसका काम ओरिजिनल एप्लेट एडवाइजरी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन का अंदर आता है। और आर्टिकल नंबर 32 विच आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने बताया ना सुप्रीम जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि सिटीजन में डायरेक्टली अप्रोच इन सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 32 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है या कॉम्प्रोमाइज होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट को एंश्योर करने के लिए एंड टू डिमांड द जस्टिस। तो आर्टिकल नंबर 32 ये हमारे को बोलता है। तो वी कैन ऑल्सो गो टू द कोर्ट, बट आर्टिकल नंबर 32 में अगर फंडामेंटल राइट्स कोई कॉम्प्रोमाइज होता है तो। दूसरा हाई कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाएंगे तो आप स्पेशल लीव पिटीशन के माध्यम से जाएंगे, SPL, स्पेशल SLP, स्पेशल लीव पिटीशन। जब हाई कोर्ट में आप डायरेक्ट जाएंगे, वो भी आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 226 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 226 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स कराना है या कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो आप उसके खिलाफ आप आर्टिकल 226 में कहां पर जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। आर्टिकल 32 में कहा जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो आर्टिकल 226 में आप हाई
कोर्ट जाएंगे और रिट पेटिशन के फॉर्म में जाएंगे। तो जब आप फाइल करेंगे तो वहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से आप जो है स्पेशल लीव पेटिशन पीआईएल बोल सकते हैं। हाई कोर्ट में आपको जो है रिट पेटिशन के माध्यम से जाना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फंक्शन होता है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से नीचे की कोर्ट्स है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सिविल मैटर्स को भी टेक केयर किया जाता है और क्रिमिनल मैटर्स को भी टेक केयर किया जाता है, लेकिन वो एक जुरिस्डिक्शन का होता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मेरठ डिस्ट्रिक्ट है, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, तो यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल है। गाजियाबाद में एक कोर्ट्स है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट्स होती है जो कि क्रिमिनल सिविल मैटर्स को देखती है और सबऑर्डिनेट टू दी हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स होती है। फाइनली फिर आ जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के नीचे भी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स होती हैं। यहाँ पर जो कोर्ट्स होती हैं वो प्राइमरी क्रिमिनल केसेस को डील करते हैं और ये जो है बेसिकली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स टेक केयर करते हैं इन चीजों को। तो ये मैंने आपको आज ओवरव्यू दिया दोस्तों, जो कि हमारे कोर्ट सिस्टम इंडिया में कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, अ सिटीजन हु फंडामेंटल राइट्स आर वॉलेटेड में डायरेक्टली फाइल अ रिट पिटीशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट। इसको रिट पिटीशन बोल रहे हैं, रिट पिटीशन है बट ये है स्पेशल लीव पिटीशन। स्पेशल लीव पिटीशन आप एसएलपी भी इसको मार्क कर सकते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन के माध्यम से हम जाएंगे। कोर्ट हाई कोर्ट में भी आप रिट पिटीशन फाइल करते हैं, यहाँ पर हम टेक्निकली इसको रिट पिटीशन की वर्ड हम यूज करते हैं। फिर अगर कोई भी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है या कोई रिकवरी सूट्स है या कोई कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स है या फैमिली डिस्प्यूट्स है, कोई भी केस है, वो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम जो है दोस्तों डालते हैं। और फाइनली क्रिमिनल अगर कोई ऑफेंस होता है, मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट कोर्ट्स होती हैं वो बेसिकली मोस्टली जो है क्रिमिनल ऑफेंसेस को कमिट करे हुए उन चीजों को टेक केयर करती है। तो criminal offenses committed within metropolitan cities like Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata are generally tried before metropolitan magistrates। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि ऑल अबाउट हमारे पूरे सिस्टम्स को डिफाइन करता है। ये हमने लगभग लगभग आपको 50 मिनट्स में